आज का ये वीडियो कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के लिए हम इसमें फटाफट बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर सहित देखेंगे। अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन से गुण का पता चलता है। तो हमें पता है कि ठोस के कण सबसे पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। आकर्षण बल की बात भी करें तो ठोस के पदार्थों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। तो द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण गोताखोर अपने हाथों को जब मारता है तो उनके कणों को दूर दूर कर पाता है, इसी वजह से वो उसमें तैर पाता है। तो हम आंसर लिख देंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जल के कणों में आकर्षण बल कम होता है, अतः जब गोताखोर जल में हाथ पैर चलाता है तब जल के कणों में आकर्षण बल टूट जाता है और पानी को वह आसानी से काट पाता है, यानी जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, यह गुण पता चलता है। दूसरा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है। मैं संपीड़ितता के बारे में सबसे अधिक आया है। संपीड़ितता मतलब होता है किसी चीज़ को आयतन को कम कर देना प्रेशर डाल के। तो सबसे अधिक संपीड़ितता का गुण पाया जाता है गैस में, क्योंकि गैस को हम बहुत कम जगह पर संपीड़ित करके रख सकते हैं। तो संपीड़ितता का आंसर देखते हैं। बोल रहा है, बाह्य बल लगाने पर पदार्थ का अपना आयतन बदलने की प्रवृत्ति संपीड़ितता कहलाती है। गैसीय पदार्थों की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सेल्सियस में बदल लिए वाला, और इसका अपोजिट भी आता है केल्विन में बदल लिए। तो केल्विन को यदि सेल्सियस में बदलना है तो -273 कर देंगे तो सेल्सियस में बदल जाएगा। जैसे दिया है 300 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम केल्विन -273 इज इक्वल टू सेल्सियस। तो केल्विन का मान लिख लिए 300, उसमें से 273 माइनस किए, आंसर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। इसका सेम अपोजिट वाला प्रश्न भी आता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो उसमें प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ये केल्विन में बदलिए वाला जैसे दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस को या 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो ये दिए देखिए, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो हम ये हमने लिख दिया सेल्सियस प्लस 273, यानी 25 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 273 प्लस करेंगे, आ जाएगा 298 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो ये घड़े के रंध्रों में से होकर जल रिस कर बाहर आता है। मतलब घड़े के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे जल रिस कर बाहर आता है, और गर्मी अधिक होने के कारण वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो जिसका वाष्पीकरण गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण तीव्रता से होता है। तो जो जल बाहर आता है उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी जल्दी होता है। वाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक गुप्त ऊष्मा होती है वो घड़े के जल से ली जाती है और फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा हो जाता है। ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी वाष्पीकरण होने के लिए जितना ताप चाहिए वो कहीं ना कहीं से लेता है, तो जल के कणों से ले लेता है और जल का कण ठंडा हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो सूती कपड़े। कई बार प्रश्न आ जाता है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। क्योंकि सूती कपड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। गर्मी में पसीना आता है, पसीना वाष्प बन के उड़ता है, उन छिद्रों से वो बाहर निकलता है। वाष्पीकृत होने के लिए जो तापमान चाहिए, गुप्त ऊष्मा चाहिए, वो हमारे शरीर से लेता है। तो हमारे शरीर की वहाँ से गर्मी बाहर निकल जाती है और हमें वहाँ पर ठंडक का अनुभव होता है। तो इसका एक और दूसरा क्वेश्चन भी है, तो भी अपन देख लेंगे अभी आगे। सही विकल्प में जैसे द्रव धातु का नाम है, तो हम पता है द्रव धातु है पारा। तापमान का एसआई मात्रक तो केल्विन। ऐसे खालिस्तान में जो है अक्सर आया है कि पदार्थ खालिस्तान अवस्थाओं में होता है, तो 3 अवस्थाओं में होता है। और दिया तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा, तो स्वाभाविक बात है उसको ऊर्जा मिलेगी तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो आंसर आ जाएगा बढ़ जाती है। पदार्थ में संपीड़ितता का गुण खालिस्तान अवस्था में सर्वाधिक होता है, गैस अवस्था में। सबसे अधिक हम गैस अवस्था के पदार्थों को संपीड़ित कर सकते हैं। फिर दिया है खालिस्तान प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रम को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में कोई भी पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये भी बहुत बार आता है, तो ये खालिस्तान भी उसमें है। सही जोड़ी की बात करें तो जैसे दिया है ठोस का द्रव में परिवर्तन, तो वो कहलाता है संगलन, यानी कि पिघल जाना। द्रव का गैस में परिवर्तन, तो वो तो कहलाता है वाष्पीकरण।
फिर दिया ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, तो ये तो ऊर्ध्वपातन है, तो ये ऊर्ध्वपातन आ जाएगा उसका। फिर ये गैस का द्रव में परिवर्तन, तो गैस जो है द्रव में बदल रहा है मतलब संघनित हो रहा है, संघनन, या फिर ये है संघनन, जैसे वर्षा होती है संघनन क्रिया से, यानी कि गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है। द्रव का ठोस में बदलना, तो वो तो जम जाना, यानी कि जमना या फिर हिमीकरण कहते हैं। फिर है शुष्क बर्फ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलनांक से क्या समझते हो? शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो गलनांक मतलब कि किसी स्थिर ताप पर ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलनांक कहलाता है। कोई भी एक निश्चित तापमान है, उसमें कोई ठोस पदार्थ है वो पिघल जा रहा है, तो वो उसका गलनांक कहलाता है। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में परिवर्तन गलनांक कहलाता है। शुद्ध बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 273 केल्विन। तो कई बार पूछा जा सकता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो कितना गलनांक लिखेंगे हम लोग? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आता है ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए, तो ये दिया है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना को, अथवा किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदलने की घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर का जलना वगैरह। इसके अलावा जैसे निक्षेपण, निक्षेपण मतलब होता है जैसे झाग के रूप में निकलना किसी चीज़ का। तो हम उसे किसी प्राकृतिक या रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप किसी नदी या द्रव के तल में किसी वस्तु या ठोस कणों की परतों का जमना अवसादन या अवसाद या इकट्ठा होना या फिर निक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न था वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है एक तो ताप के अलावा वायु के अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम जैसे पानी को यदि किसी कोपर में या किसी बड़े बर्तन में फैला दे तो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। जैसे गर्मियों में कपड़ों को हम सुखाते हैं तो फैला के सुखाओ तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण की दर फैलाने पर बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है द्रव सतही क्षेत्रफल के बारे में, कि सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही अधिक होगी। तापमान में वृद्धि, तापमान में जितनी वृद्धि करेंगे हम उतना ही अधिक जल्दी वाष्पीकरण की घटना होगी। वायुमंडल की आर्द्रता, यानी आर्द्रता यदि रहेगी तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे बारिश में और ठंडी में कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि उस समय आर्द्रता की कमी होती है, आर्द्रता अधिक होती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की दर घट जाती है और कपड़े देरी से सूखते हैं। तो आर्द्रता यदि अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। वायु की गति, जैसे हवा में पंखे में यदि कपड़े सुखाओ जल्दी सूख जाते हैं, मतलब वायु की गति वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देती है। अब अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय के भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये बोल रहा है निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, संतृप्त मतलब जो एकदम संतृप्त है, उसमें और अधिक कुछ नहीं हो सकता, शांत है वो। मीन्स कहा जाए जैसे किसी विलयन में हम किसी विलायक में विलय पदार्थ घोल रहे हैं, जैसे पानी में हम शक्कर घोल रहे हैं, तो शक्कर घुलते जा रहा है, मतलब यदि हम डालेंगे और घुल जाएगा, यानी कि वो तो असंतृप्त है, क्योंकि अभी उस संतृप्त होना बाकी है, यानी वो शांत, अभी उसका मन भरा नहीं है। तो हम उसमें और अधिक पदार्थ यदि घोल सकते हैं, यानी कि विलायक में विलय पदार्थ हम और अधिक घोल सकते हैं, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन यदि किसी विलायक में हम यदि विलय पदार्थ नहीं घोल सकते, यदि एक समय आएगा देखिएगा, यदि आप किसी पात्र में शक्कर पानी में यदि घोलते जाएंगे, एक समय आएगा कि शक्कर पानी में घुलना बंद हो जाएगा। तो उस समय जो विलयन प्राप्त होगा वो होगा संतृप्त विलयन, क्योंकि उसमें और अधिक हम नहीं घोल सकते, क्योंकि द्रव के कणों के बीच जो खाली स्थान था वो भर चुका है पूरा। खाली जगहों में जाकर के शक्कर या नमक बैठ जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो वो कहलाएगा संतृप्त विलयन, जब उसमें और अधिक पदार्थ को नहीं घोला जा सकता। तो जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलय को घोला जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है, उस विलायक में विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। इस प्रकार प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है।
दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब जिसमें जैसे तांबा है, तांबा के प्रत्येक कण तांबा के होंगे, सोने के प्रत्येक कण सोने के होंगे, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन, कार्बन के कण होंगे। लेकिन जैसे पीतल है, पीतल शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि पीतल दो पदार्थों से मिलकर बना है, तांबा और जिंक से, तो वो एक अलग चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी। तो ऐसे शुद्ध पदार्थ के बारे में हम देख लेते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है तांबा, सोना, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सब। अब जैसे कोलाइडी विलयन, जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे हो, निलंबन मतलब जैसे पानी में रेत डाल दे रहे तो निलंबन के कण है, वो हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे भी छोटे हैं। मान लो कोई कण जो कि पानी में विलय नहीं है लेकिन वो निलंबन के कणों से छोटे हैं, आँखों से, साधारण आँखों से देखे नहीं जा सकते। जैसे दूध के कण, पानी में दूध मिला दो तो वो अंदर मिल, तो ऐसा लगता है कि मिल गए लेकिन वो मिलते नहीं हैं। वो अलग अलग कण अपने को दिखाई नहीं देते, लेकिन दूध पानी के साथ दिख जाता है कि इसमें दूध मिला दिया गया है, कलर चेंज हो जाता है, तो वो कोलाइडी विलयन होगा। जैसे कोहरा, जो सुबह पानी के जो कण है, वाष्प के कण है, वो वायु में घुले हुए रहते हैं लेकिन वो उसमें पूरी तरह से घुलते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे जेली, धुआं जो रहता है लकड़ी जलाने से जो निकल रहा है, वो भी ऐसा लगता है कि वायु में घुला हुआ है लेकिन वो घुला नहीं रहता है, कोलाइडी विलयन है। तो जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, और ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम भी करते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन या कोलाइडल कहते हैं। कोलाइडी विलयन के उदाहरण है दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। फिर अगला था निलंबन। निलंबन तो वैसे पानी में रेत जैसे डाल दिए तो वह विषमांगी विलयन जिसमें विलय के कण आसानी से आँखों से देखे जा सकते हैं। ये माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब वो उसमें रहते बड़े निलंबन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी युक्त गंदा पानी, चौक का घोल, पानी में मिली हुई रेत, ये सब निलंबन के उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन है आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो ये जो आयोडीन और टिंचर का जो घोल होता है वो बनता है एल्कोहल में आयोडीन मिलाने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल में आयोडीन। खालिस्तान की बात करें तो विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है, तो आ जाएगा यह एक समांगी मिश्रण होता है। फिर बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम है, ये बहुत बार आया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम है, तो याद रखिएगा द्रव। फिर बोल रहा है बर्फ़ का गलनांक खालिस्तान केल्विन होता है, तो 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि यहाँ केल्विन की जगह सेल्सियस आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में है तो 273। एक शब्द या वाक्य में उत्तर में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। मक्खन में परिक्षेपण माध्यम द्रव। और बड़ा मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो तांबा और जिंक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया उर्ध्वपातन से आप क्या समझते हो? तो वही जब कोई ठोस पदार्थ सीधे द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाए, और गैस पदार्थ द्रव में बदले बिना गैस पदार्थ जो है द्रव में बदले बिना डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, तो उस घटना को उर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण तो आयोडीन या कपूर आदि। फिर दिया भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो? तो भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो, तो आएगा वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब सिर्फ भौतिक जो अवस्था है या भौतिक गुणों में भर अंतर आता है, रासायनिक गुण वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे बर्फ़ या जल से बर्फ़ बनता है, H2O उसमें भी है, बर्फ़ में भी है। रासायनिक परिवर्तन यानी वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बनता है। थोड़ा बहुत जो भी परिवर्तन होता है, कुछ नया पदार्थ बन जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं।
तत्व की परिभाषा कई बार आती है, तो भी देख ही लेते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। यानी तत्व जैसे लोहे के तत्व है तो उसके पूरे परमाणु लोहे के ही होंगे, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब क्वेश्चन है, उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। तो उपधातु यानी वो धातु भी नहीं है अधातु भी नहीं है, बीच की व्यवस्था है। तो वह तत्व जिसके प्रगुण धातुओं तथा ठोस अधातुओं अथवा अर्धचालक के मध्य हो, उपधातु कहलाता है, जैसे टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, कांच की बोतल का टूटना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कोयले का जलना, क्योंकि कोयला जलता है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लोहे का जंग लगना, लोहे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। इसे दिया कोलाइड के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो कोलाइड के फर्स्ट तो है कि कोलाइड जो होते हैं वो प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। दूसरी बात कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो निलंबन के कणों से छोटे होते हैं और ये साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। मिश्रण और यौगिक में दो अंतर लिखिए, तो देख लेंगे। निलंबन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो निलंबन यानी इनके कणों का आकार बड़ा होता है, ये साधारण आंखों से देखे जा सकते हैं। शांत छोड़ देने पर निलंबन के कण नीचे तली में बैठ जाते हैं, जैसे रेत यदि मिला दे पानी में तो हम देखते हैं मिश्रण और यौगिक में दो अंतर। चलो, मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। जैसे हमने पानी में शक्कर नमक सब मिला दिए, कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई, लेकिन सबके कण एक दूसरे में घुल गए और टेस्ट सबका आ रहा है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, इसका संगठन बदल सकता है। यौगिक का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें घटकों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। इसमें जो घटक रहेंगे, शक्कर रहेगा, नमक रहेगा, अदरक रहेगा, जो भी चीज़ डालेंगे उसका एक गुण अलग से विद्यमान रहेगा उसमें मिश्रण में। और यौगिक में नया पदार्थ बन जाता है, जैसे तांबा और जिंक को मिलाते पीतल बन जाता है, नया पदार्थ आ गया। तो इसके गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से सदैव भिन्न होते हैं। इसमें घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। हम भौतिक विधि से इसके घटकों को अलग कर सकते हैं मिश्रण के, लेकिन जो यौगिक होते हैं इनके भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। अब ये अगला है अध्याय 3 के क्वेश्चन से ही परमाणु एवं अणु। ये दिए सोडियम ऑक्साइड, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। फिर तीसरा है सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम का Na2, सल्फाइड का S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो Mg और कोष्टक में OH2। ये जो सूत्र बनाए जाते हैं ये संयोजकता के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन, तो सोडियम की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता में क्रॉसओवर मेथड से, तो हमें पता है सोडियम के जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होते हैं और ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, तो इसकी भी 2 होती है। तो इस तरह से इसमें क्रॉसओवर करते हैं, तो ये देखिए बनता है Na2O। 1 है तो 1 की वजह से नहीं लिखा जाता है और इसका सूत्र बनता है Na2O। ऐसे एल्यूमिनियम और क्लोरीन से बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब इसमें तो क्लोरीन की 1 होती है, तो ऐसे एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो ये ऐसे Al3 और क्लोरीन का 1 होने की वजह से ऐसा बनता है AlCl3। तो ये डीप में पढ़ने की चीज़ें बाद में आप देख लेना, याद रखिए कि ये क्रॉसओवर मेथड से हम लोग इसको समझ सकते हैं। संयोजकता पता हो जाए तो हम खुद ही सूत्र में कहाँ पर 2 लगेगा नहीं लगेगा ये हम लोग यूज कर सकते हैं।
ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg और कोष्टक के बाहर OH मतलब OH के बाहर फिर 2 रहता है Mg2। तो चारों के सूत्र याद कर लीजिए। नेक्स्ट है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो यहाँ आप देखो Na तो 2 दिख रहा है, तो आप ये याद रखिएगा जिस पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल वाला, यानी कि Na ये वाला अपना आंसर होगा, डी वाला। ये तो गलत है। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है IUPAC का पूरा नाम लिखिए। तो I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन और यूनियन ऑफ, एंड P फॉर प्योर, एंड A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। यानी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र। तो सोडियम क्लोराइड NaCl। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ये आया था कई बार। तो स्थिर अनुपात का नियम याद रखिए, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही नाश होता है। यानी कि किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो ना ही हम एक्स्ट्रा उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही पदार्थ का द्रव्यमान नष्ट होता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि द्रव्यमान कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है, ना ही उसका विनाश होता है। जैसे स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हो? तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो अथवा किसी भी प्रकार से निर्मित किया गया। मतलब किसी भी यौगिक में है ना, किसी भी द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है।